नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं फीवर यानी ज्वर के बारे में। अब फीवर का नाम आते ही हमारे दिमाग में सीधे सीधे सबसे पहले आज की जो कंडीशन चल रही है, आजकल की कोविड-19 यानी पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, तो हमारे दिमाग में सीधा डर बन जाता है कोविड। कहीं ऐसा तो नहीं किसी को फीवर आया तो हम लोग सीधे बोलते हैं कहीं कोविड तो नहीं, टेस्ट करा लो, कोविड तो नहीं। अब इस डर का नतीजा जानते क्या होता है? फीवर खाली कोविड की कंडीशन में तो आता ही नहीं, और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें फीवर आता है। लेकिन क्योंकि एक डर इतना ज़्यादा बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है कि हम बाकी कंडीशंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम देख ही नहीं पाते कि कुछ सोच ही नहीं पाते कि कुछ और दूसरा भी हो सकता है इसके अलावा, जिससे क्या होता है कि टाइम रहते प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती। अब जब प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाती तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता। अब आप समझ सकते हो, अगर किसी भी चीज़ का प्रॉपर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी और आगे जाके हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। मैंने आज सोचा कि जो ये दौर चल रहा है कोविड-19 वाला, इसमें जो फीवर होता है उसके साथ साथ ही आजकल एक और फीवर बहुत जोर मारे हुए है और वो है टाइफाइड फीवर। आप सभी में से अधिकतर लोगों ने जो है टाइफाइड फीवर का नाम सुना ही होगा, और बहुतों को हो सकता है कि टाइफाइड फीवर कभी ना कभी हो चुका भी हो। अब ये अक्सर सीज़न में आता ही आता है, और इधर इस वक्त इसके पेशेंट्स भी बहुत सारे डायग्नोज हो रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स टाइफाइड के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जो अधिकतर पेशेंट्स आ रहे हैं उनके संग ये हो रहा है कि वो बहुत डिले करके आ रहे हैं, जिससे उनकी टाइफाइड फीवर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अगर टाइफाइड फीवर के संग ये यूजुअली होता है कि अगर इसको आप टाइम रहते डायग्नोस कर लीजिए अर्ली स्टेज पे, तो ये बहुत जल्दी आप इसे 7 से 14 दिन के अंदर घर पर ही रिकवर करवा सकते हैं। लेकिन यदि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टाइम रहते ट्रीटेड नहीं होता, तो फिर हॉस्पिटलाइज कराने की भी ज़रूरत पड़ती है। सो आई थॉट डैट कि चलो कोविड करके बहुत हो गया। कोविड के ऊपर हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए, बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपसे डिस्कशन किए, आपको बताया। तो आज थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड के बारे में आपको बताते हैं, ताकि अगर आपको अब की फीवर आए तो आप एक बार आपको इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं उसको देखकर आप एक बार सोच सकें कि कहीं आपको डाउट कर सकें कि कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं। और आपको अगर लगे ऐसा कि मैंने जो आपको वीडियो में बताया था टाइफाइड के बारे में, वैसे कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आप टाइम रहते उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करवाइए, डायग्नोस और टेस्ट कराइए, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो जो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट आप लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसी के साथ हम अपने टाइफाइड फीवर के बारे में। तो एक्चुअल में टाइफाइड है क्या? तो जो टाइफाइड फीवर होता है इसी को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, या हिंदी में आप इसे आंतरिक ज्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पे होता है? हमारी इंटेस्टाइन पे होता है, और ये होता भी इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का ही ज्वर है, इसलिए इसे हम आंतरिक ज्वर या एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। एक्चुअल में जो टाइफाइड फीवर है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे कि हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी। इसके द्वारा फैलता है, और ये जो है पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। ये ध्यान रखिएगा कि टाइफाइड फीवर बहुत सिंपली ट्रीट भी हो जाता है, लेकिन ये जो है वो शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, इसलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी देखना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये फैलता कैसे है, हाउ इट स्प्रेड्स, कैसे फैल जाता है, हमें कैसे, अब क्योंकि जैसे अगर हमें मालूम होगा कि कैसे फैलता है तो हम उसका बचाव भी उसी तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली जो टाइफाइड फीवर है ये फैलता है कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू। जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, खाना होता है या पानी होता है, उसके थ्रू फैलता है। एंड इवन यू नो डैट कि ज़्यादातर लोगों में टाइफाइड फीवर तब होता है जब वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो अगर आपको ट्रैवलिंग के बाद कोई फीवर आ रहा है तो कोविड का ही डर मत करिएगा, एक बार के लिए सोचिएगा कि हो सकता है कि आपको टाइफाइड भी हो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवलिंग के बाद ये जो है टाइफाइड का फीवर होता है यूजुअली। इसमें क्या होता है कि जो ये इन्फेक्शन होता है यूजुअली
जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी फीसेस यानी स्टूल जो होता है उसमें, और कभी कभी यूरिन में भी इन्फेक्टेड पर्सनस की ये जो होता है ये इन्फेक्शन आ जाता है। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने कुछ बाहर खाया, ठीक है, और आपको जो खाना या जो कुछ भी किसी ने दिया है वो पर्सन इन्फेक्टेड था, ठीक है, और उस पर्सन ने इन्फेक्टेड होने के बावजूद जब वो टॉयलेट के लिए गया था तो वो टॉयलेट वगैरह क्लीन करने के बाद उसने हैंड्स प्रॉपर वे में वॉश नहीं किए। रिमेंबर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और वो टॉयलेट वगैरह जाने के बाद अपने हैंड्स को प्रॉपरली क्लीन नहीं करता है तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इसका इन्फेक्शन किस में आ जाता है, यूरिन और स्टूल में आ जाता है। तो अब क्या होगा, उसके हाथों में इन्फेक्शन आ गया। अब अगर आपने उसके द्वारा दिया हुआ कोई फूड लिया तो वो इन्फेक्शन वहाँ उसके हाथों से सीधे आप कहाँ पहुँच जाएगा, आपके पेट में पहुँच जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको टाइफाइड फीवर आने लग जाएगा। इस तरीके से ये फैलता है। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखनी होगी। और अब इसीलिए यूजली कह देते हैं कि बाहर अगर किसी को टाइफाइड वगैरह हो चुका है, रिकरेंस होता है, तो बाहर कुछ खाए पिए ना करें, स्पेशली पानी और खाने से बच के रहें चीज़ों से बाहर के। एंड क्या आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद भले ही इसमें एंटीबायोटिक दे दी जाती हैं, पूरा कोर्स करा दिया जाता है, लेकिन पूरा कोर्स करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इसके कैरियर स्टेज में रहते हैं। एंड आप कुछ सोचें, बिलीव नहीं करेंगे कि जो करियर स्टेज में रहने वाले लोग होते हैं उनमें कोई साइन सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी वो इस इन्फेक्शन को कैरी करते रहते हैं। इसीलिए अब अगर मान लीजिए बाहर कोई पर्सन आपको लगता है बिल्कुल हेल्दी है, इसमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं दिख रहे टाइफाइड के, लेकिन फिर भी आपने उसका दिया हुआ बाहर का खाना खा लिया, अब वो भी हो सकता है कि कंटेमिनेटेड हो फूड और इन्फेक्टेड हो, तो वो करियर स्टेज में भी हो सकता है, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन आ सकता है। तो ये इस तरीके से टाइफाइड के कैरियर्स भी होते हैं जो कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वगैरह पूरा प्रोटोकॉल लेने के बावजूद भी उस इन्फेक्शन को कैरी करते रहते हैं, और इस तरीके से वो उनके यूरिन और स्टूल में जब निकलता रहता है ये, तो आगे जाकर उसको आगे के आगे पहुँचाते रहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स, यानी कि लक्षण क्या। अब आप कैसे पहचानेंगे भाई, ज़रूरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड हुआ है। खाली फीवर से तो हम नहीं जान सकते, फीवर तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। तो देखिए एक्चुअली जो इसका फीवर होता है वो एक स्पेशल पैटर्न लिए होता है, जिसे क्या डायग्राम में भी देख रहे होंगे, इसे हम कहते हैं स्टेप लैडर पैटर्न बोलते हैं। स्टेप लैडर पैटर्न होता है, इसमें फीवर जो होता है पहले बढ़ता है, ठीक है, बढ़ने के बाद में उसके बाद ये गिरता है, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि पहले ये धीमे शुरू होता है, धीमे शुरू होगा और उसके बाद डेली ये तेज अपनी पीक पे जाता है और लगभग ये 104 तक भी पहुंच जाता है। तो ये शुरू धीमे धीमे होता है और उसके बाद ये पीक पे जाता है, गिरता है, और इसके पीक्स जो है वो 104 तक भी चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये स्टेप लैडर पैटर्न कहलाता है इसका। दूसरी चीज़, इसमें हेडेक होता है, आप वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी बहुत आती है, थकान लगती है, मसल पेन होते हैं, स्वेटिंग होगी बहुत, और कफ इसमें ड्राई होता है। यूजुअली खांसी जो आती है वो सूखी खांसी आती है, और भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें स्टमक पेन अक्सर रहता है पेशेंट को, स्टमक से पेन से पेशेंट अक्सर परेशान रहेगा, वेट लॉस हो जाएगा, डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगा, दोनों में से कोई चीज़ होती है। एंड कुछ लोगों में रैशेस पड़ जाते हैं। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स दिखें जो मैंने बताए, हेडेक है, वीकनेस है, फटीग थकान होना, मसल पेन होना, स्टमक पेन होना और स्वेटिंग होना, ड्राई कफ होना, भूख ना लगना, ठीक है, और डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरह के लक्षण देख के आप समझ सकते हैं कि सोच सकते हैं एक बार कि आपको टाइफाइड हो सकता है और आप टाइफाइड की जांच कराइए। अच्छा, कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जैसे फ़ीवर ठीक हो गया, फ़ीवर ठीक होने के बाद भी जो है इसके सिम्टम्स जो है वो 2 हफ्ते बाद रिटर्न हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको मेडिसिन प्रॉपर वे में प्रॉपर कोर्स इसका करना ज़रूरी होता है। इसीलिए साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी दी जाती हैं ताकि इसका रिलैप्स वगैरह ना होने पाए।
अब हम बात करते हैं कि ये सोचें कि कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कि क्या इससे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होता। जी, इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं अगर इसको प्रॉपरली टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो, क्योंकि और फीवर की तरह नहीं है। अगर ये टाइमली ट्रीटेड नहीं होता है तो आगे जाकर बेहद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन कॉम्प्लिकेशन इसकी है इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग या होल्स होना। इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत होती है, उनमें वहाँ पर होल हो जाता है। तो क्या होगा, जब आंत में होल हो जाता है तो आंत के अंदर का जो मटेरियल है वो वहाँ से लीक होकर कहाँ, स्टमक यानी पेट में आ जाता है। तो स्टमक में पेन होने लग जाता है, नौजिया होती है, उल्टी लगती है, पेट दर्द होगा, वॉमिटिंग होने लग जाएगी, और कभी कभी सेप्सिस यानी कि वहाँ पर पस भी बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। ये बेहद सीवियर कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें जो है पेशेंट को जो है वो तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी कुछ लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मेनली कॉमनली तो ये इंटेस्टाइनल वाला ही प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर कुछ लोगों में निमोनिया हो जाता है, या फिर किडनी या ब्लैडर के इन्फेक्शन हो जाते हैं। ये सब तो बात हो गई कि कैसे कॉम्प्लिकेशन होती है, कैसे हम पहचानेंगे क्या है फीवर। अब हम आते हैं कि अगर मान लीजिए आपको डाउट हुआ भी तो आपको क्या करना है। आपको सीधे लैब में जाना है और आपको वहाँ पे इसका टेस्ट कराना है। एक्चुअली इन केसेस में स्टूल टेस्ट भी कराया जाता है, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन यूजुअली कॉमनली इसमें एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। पहले के टाइम में विडाल टेस्ट कराते थे, लेकिन अभी विडाल जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं रह गया है। तो जो मेन अभी टेस्ट कराया जाता है डेट इज़ द टाइफीडॉट। ये एक एलिजा किट होती है जिसमें हमें जो है IgM और IgG एंटीबॉडी के बारे में पता चल जाता है। तो जो एक्चुअली IgM एंटीबॉडी होती है, इससे हमें पता चलता है कि एक्यूट इन्फेक्शन तो नहीं, मतलब जल्दी का कोई इन्फेक्शन है उसके बारे में बता देता है हमें। और सबसे बड़ी चीज़ कि टाइफीडॉट जो है इन्फेक्शन होने के 2 से 3 दिन के अंदर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्लियर मेंशन करता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अब आपको जो है आगे कुछ प्रिवेंशन लेने हैं, ठीक है, और कुछ ट्रीटमेंट लेना है। अब अगर बात करें प्रिवेंशन की, क्योंकि क्या होता है कि इसमें एक बार टाइफाइड होने के बाद आगे जाके रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत रिलैप्स करता है, ये अक्सर हो जाता है फिर लोगों को बार बार। तो देखिए, आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे बड़ी चीज़, या हो सकता है आप ऐसे एरिया में या आप घर में किसी को हुआ है, तो सबसे ज़रूरी है कि आप पीने का पानी सेफ लें, अच्छा साफ़ सुथरा पानी पिएँ। अब सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सफाइयों का बहुत ध्यान रखें, और एक अच्छी प्रॉपर मेडिकल केयर लें अगर आपके घर में कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो। ये तो हो गई बात प्रिवेंशन की, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। और अगर हम कहें बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एक्चुअली में क्या है, देखिए, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हमें इसमें एक एंटीबायोटिक कोर्स तो करना ही होगा 15 डेज़ का, ताकि हम इन्फेक्शन को रिमूव करा सकें। लेकिन इन सब के साथ साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसमें रिलैप्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं। तो एक एंटीबायोटिक के साथ साथ इसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस दी जाती हैं, ताकि आगे जाके रिलैप्स ना होने पाए, आपके सिम्टम्स आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड ना होने पाए। तो इसमें जो चीज़ें दी जाती हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का बहुत अच्छा रोल है। एंड एक मेडिकेटेड आयुर्वेदिक मेडिकेटेड घी आता है, घी का उसमें बहुत अच्छा रोल होता है इस तरह के फीवर की कंडीशन में, वो दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी आप लोगे वो एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली एडवाइस करेंगे कि किस स्टेज पे आपको कौन सी प्रिपरेशन लेनी है। एंड एक आप लोगों ने आजकल गिलोय, कोविड की कंडीशन में गिलोय का तो आपने बहुत अच्छा रोल सुना ही होगा, यूजुअली सभी लोग पी भी रहे हैं, बट आप विश्वास नहीं करेंगे कि गिलोय का प्रिपरेशन जो है वो टाइफाइड फीवर की कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। चाहे आप इसे टैबलेट के फॉर्म में लें, चाहे इसका फ्रेश काढ़ा बना के लें, ये हर हाल में टाइफाइड के केसेस में बहुत अच्छी लाभदायक सिद्ध होती है। तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, टाइमली ट्रीटमेंट लेना होगा, बहुत सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आपको खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो है आपका इंटेस्टाइन का फीवर होता है, आपका जोर साथ किस पे पड़ता है, इंटेस्टाइन पे पड़ता है। तो आपको ऐसा खाना खाना होगा जो लघु हो, हल्का हो, लाइट हो, ईजिली डाइजेस्टेबल हो, आसानी से पच जाए,
दिक्कत ना करे, इस तरह की प्रिपरेशन आपको लेनी होंगी। और प्रॉपर इसका एंटीबायोटिक का कोर्स करिए, साथ साथ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस लीजिए, हेल्दी रहिए, घर पे रहिए और साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए और बाहर का कुछ भी नहीं खाना पीना है, हैवी नहीं खाना है, ये इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर नेक्स्ट टाइम फीवर आए तो खाली कोविड मत सोचते रहिएगा। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, एक बार के लिए आप डाउट कर सकते हैं टाइफाइड के बारे में, और अगर आपको ऐसा लगे तो जाके जांच कराइए और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लीजिए। मैं फिर आपसे सबसे यही कहूँगी, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारी बीमारियाँ हम ही से आती हैं और हम ही इन्हें ठीक भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे सुविचार के दिनचर्या की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइम पर आपसे, और एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।